हिंदू धर्म में आज भी जब हम विवाह करने जाते हैं तो जाति तो समान ढूंढते हैं, लेकिन गोत्र हमेशा ही अलग ढूंढते हैं। अलग अलग गोत्र से आने वाले स्त्री पुरुष के बीच ही विवाह संभव होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक ही गोत्र के स्त्री पुरुष भाई बहन के समान होते हैं। गोत्र की इस व्यवस्था ने ही हजारों सालों से हिंदुओं की वंशावली को संजो कर रखा है। इस गोत्र व्यवस्था ने इन ब्रीडिंग से होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी वंशानुगत बीमारियों से हमें बचा रखा है। तो क्या प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों को डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स इत्यादि का ज्ञान था? आखिर गोत्र व्यवस्था का हमारे डीएनए से क्या संबंध है? गोत्र और जाति में क्या अंतर होता है? विवाह के समय गोत्र का अलग होना अनिवार्य क्यों होता है? इन सब के पीछे बहुत प्राचीन विज्ञान है जो आज हम विस्तार से समझेंगे। बहुत से लोग गोत्र और जाति में अंतर को नहीं समझते। उनको लगता है कि गोत्र और जाति एक ही होती है। आज जो जातियां हैं वो जन्म पर आधारित है। जैसे अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा। जाति भी आजकल जन्म पर आधारित हो गई है, तो वहीं गोत्र भी जन्म पर आधारित एक व्यवस्था है। इसलिए लोगों को लगता है कि जाति और गोत्र एक समान होते हैं। देखिए, जातियां दरअसल एक प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी समाज में अलग अलग काम करने के लिए कैटेगरीज बना दी गई थी। जैसे अगर कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो वह बढ़ई कहलाया, और समय के साथ बढ़ई एक अलग जाति बन गई। किसी एक प्रकार के काम को सीखने या करने के लिए अलग अलग लोग एक साथ आ जाते थे और उनकी एक जाति बन जाती थी, जैसे कुम्हार, लोहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि। पहले हमारा समाज कुछ ऐसा था कि पुत्र अपने पिता के कार्य को ही आगे बढ़ाता था, इसलिए पुत्र भी उसी जाति में आ जाता था। अब धीरे धीरे जब कोई कार्य पिता से पुत्र में जाने लगा तो ये जातियां जन्म पर आधारित हो गईं। वहीं अगर गोत्र की बात की जाए तो गोत्र पूरी तरह से जन्म पर आधारित होता है, क्योंकि इसका संबंध आपके काम से नहीं बल्कि आपकी वंशावली से, आपके डीएनए से होता है। एक परिवार के सभी पुत्रों का गोत्र हमेशा एक ही होगा, लेकिन उनके कार्य के अनुसार उनकी जातियां अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए एक परिवार में आपको क्षत्रिय, लोहार, बनिया, ब्राह्मण इत्यादि सभी जातियां मिल सकती हैं। तो जाति आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य या व्यवसाय पर और गोत्र आपके जन्म से संबंधित होता है। एक ही जाति में विवाह करने के पीछे यह उद्देश्य होता था कि अगर उन लोगों का कार्य और व्यवसाय एक जैसा होगा तो उसे आगे की पीढ़ियों को देना आसान होगा और व्यवसाय में वृद्धि भी होगी। आज विवाह के समय जाति पर तो चर्चा होती है, लेकिन गोत्र को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि गोत्र के पीछे हमारी वंशावली और डीएनए का पूरा विज्ञान छुपा है। माना जाता है कि गोत्र व्यवस्था का जन्म सप्तऋषियों से हुआ है। यह सप्तऋषि हैं कश्यप, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, जमदग्नि, भारद्वाज और गौतम। मान्यता है कि गोत्र व्यवस्था को इन्हीं सप्तऋषियों ने बनाया था। आज हमारे समाज में लगभग 108 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र की व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है। यह एक पितृवंशीय व्यवस्था है, मातृवंशीय नहीं। यानी कोई पुत्र या पुत्री अपने पिता के गोत्र को प्राप्त करते हैं, अपनी माता के गोत्र को नहीं। विवाह के समय कन्यादान एक बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। दरअसल यही वह अनुष्ठान है जिसमें स्त्री अपने पिता के गोत्र को छोड़कर अपने पति के गोत्र को अपनाती है। कन्यादान का अर्थ अपनी कन्या का दान करना नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कन्या के गोत्र का दान, जो उसके पिता का गोत्र है। कन्यादान के बाद पति और पत्नी का गोत्र एक ही हो जाता है। फिर उनकी जो संतानें होती हैं वे उसी गोत्र में जन्म लेती हैं। अब एक स्त्री को ही अपना गोत्र क्यों दान करना पड़ता है और पुरुष के गोत्र को अपनाना पड़ता है? इसके पीछे एक विज्ञान है। यह कोई महिला विरोधी विचार नहीं है, जैसा आजकल समाज में प्रचारित कर दिया गया है। यदि आपको हिंदुओं की ऐसी किसी भी सामाजिक व्यवस्था को समझना है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, तो उसके लिए हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे तो वहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने सभी वंशावलियों और गोत्र व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। उदाहरण के लिए महाभारत के आदि पर्व में भगवान परशुराम जी के बारे में बताया गया है कि उनका भृगु गोत्र था। अब गोत्र का जो वैज्ञानिक आधार है उसे समझते हैं।
मानव शरीर के हर सेल में 23 जोड़े क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम के हर एक जोड़े में से एक क्रोमोसोम हमें अपनी माता से मिलता है और दूसरा क्रोमोसोम पिता से मिलता है। तो 23 जोड़े मिलकर हमारे हर सेल में कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं। इस डीएनए में ही हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड्स के रूप में स्टोर होती है, यानी हमारी त्वचा का रंग कैसा होगा, हमारा कद कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी इत्यादि। अब इन 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में से पहले 22 जोड़े हमारे शरीर को बनाने का काम करते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात की। लेकिन क्रोमोसोम्स का जो 23वां जोड़ा होगा यह हमारे सेक्स को डिसाइड करता है, यानी सेक्स मेल होगा या फीमेल। इसलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। 23वें पेयर में या तो दोनों क्रोमोसोम्स XX होंगे या फिर X और Y क्रोमोसोम्स एक साथ होंगे। अगर किसी व्यक्ति के 23वें पेयर के क्रोमोसोम में दोनों क्रोमोसोम्स XX हैं तो वह महिला होगी। वहीं अगर इस पेयर में एक X और एक Y क्रोमोसोम साथ है तो वह एक पुरुष होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि Y क्रोमोसोम हमेशा पिता से मिलता है, इसलिए यह क्रोमोसोम काफी अलग है, क्योंकि यही क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि संतान लड़की होगी या लड़का। मतलब Y क्रोमोसोम्स पुरुष वंश में यानी पिता, पुत्र और पौत्र में सुरक्षित रहता है। पिता यह Y क्रोमोसोम अपने पुत्र को देता है और पुत्र अपने पुत्र को देता है। लेकिन X क्रोमोसोम यूनिक नहीं है, क्योंकि यह माता पिता दोनों से आता है। अब अगर गोत्र को समझना है तो हमें वंशावली की आवश्यकता होगी, और वंशावली को ट्रैक करना तभी आसान होगा जब हम Y क्रोमोसोम्स को स्टडी करेंगे। X क्रोमोसोम को स्टडी करने से हम आगे जाके चीजों को भूलने लगेंगे, क्योंकि X क्रोमोसोम माता पिता दोनों से आता है और यह आगे चलकर हमें कंफ्यूज कर देगा। इसलिए गोत्र की व्यवस्था पितृवंशीय है, मातृवंशीय नहीं। अब Y क्रोमोसोम को ट्रैक करना तो आसान है, लेकिन Y क्रोमोसोम के साथ एक समस्या भी है। इसीलिए एक ही गोत्र में विवाह करने की मनाही है और कहा जाता है कि पति पत्नी अलग अलग गोत्र से होने चाहिए। अब तक हम जान चुके हैं कि हमारे क्रोमोसोम्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कोड के रूप में होती है। कभी कभी इन कोड्स में गलती होने की संभावना भी होती है। इन गलतियों को म्यूटेशन कहा जाता है। अब अगर पिता से आए X क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ है तो माता से आने वाला X क्रोमोसोम उसके साथ कंबाइन होकर उस गड़बड़ या एरर को ठीक कर देगा। यह एक तरह का रिपेयर मैकेनिज्म है जो हम सबके सेल्स में काम करता है। अब मान लीजिए अगर पिता की तरफ से आने वाले X क्रोमोसोम में कोई एरर है और माता के X क्रोमोसोम में भी वही एरर है, तो वह एरर कभी ठीक नहीं हो सकती और उनके बच्चे में जेनेटिक बीमारी हो जाएगी। ऐसी स्थिति तब आएगी जब माता पिता दोनों ही एक ही वंशावली से आते हों। उन दोनों के X क्रोमोसोम में जो डिफेक्ट है वो अवश्य ही उनकी वंशावली में है, इसलिए वह डिफेक्ट उनके अंदर है और उससे उनके बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि उनके डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स मिलकर उस डिफेक्ट को ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि एक परिवार, एक कुल और एक गोत्र में कभी विवाह नहीं करना चाहिए। अगर बात करें उस स्थिति की जहां पर क्रोमोसोम्स X और Y एक साथ हैं, वहां तो बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर होने की समस्या और भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर Y क्रोमोसोम में एरर आ गया तो Y के पास दूसरा Y क्रोमोसोम नहीं है जिससे वो एरर ठीक हो सके। इसलिए Y क्रोमोसोम खुद को ही रिपेयर करता है और इस वजह से इवोल्यूशन के दौरान होने वाले म्यूटेशंस के कारण उसे बहुत से जीन्स छोड़ने पड़े हैं, जिसकी वजह से आज Y क्रोमोसोम समाप्ति की कगार पर है। एक ही वंशावली में विवाह करना या ऐसे लोगों का आपस में विवाह करना जिनके पूर्वज एक ही थे, इस प्रक्रिया को इनब्रीडिंग कहते हैं। ऐसे लोगों की संतानों में जेनेटिक डिसऑर्डर होना आम बात है। इसका उदाहरण है स्पेन की हैब्सबर्ग डायनेस्टी का अंतिम शासक चार्ल्स द्वितीय। अपने वंश में लगातार 200 सालों तक होने वाली इनब्रीडिंग के कारण चार्ल्स के जबड़ों का आकार इतना अजीब था कि उसको बोलने और खाने में भी दिक्कत होती थी। उसके मरने के बाद हुई ऑटोप्सी में पता चला कि उसका दिल काली मिर्च के दाने जितने छोटे आकार का था, उसके फेफड़े सड़े हुए थे और भी बहुत कुछ। प्राचीन मिस्र का राजा तूतनखामन भी इनब्रीडिंग का ही परिणाम था। उसके पिता ने अपनी ही बेटी से शादी की थी। तूतनखामन की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी और पैर भी मुड़े हुए थे।
इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक ही घर में शादी करना आम बात है। यूरोप के शाही परिवारों में पहले एक ही परिवार में शादी हुआ करती थी, क्योंकि वह अपने डीएनए को प्योर रखना चाहते थे, बिना यह जाने कि इससे उनके वंशजों में भयंकर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने की संभावना है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि डीएनए और म्यूटेशन के इस कॉन्सेप्ट को पहले ही समझ चुके थे और इसीलिए गोत्र की व्यवस्था बनाई गई, ताकि हम अपने ही कुल या परिवार में विवाह ना कर लें, जिससे इस प्रकार के रोगों से ग्रस्त संतानें पैदा हों। सामान्य लोगों तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाने के लिए भाई बहन के विवाह को पाप से जोड़ दिया गया। अलग गोत्र में विवाह करने से जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता भी बनी रहती है, जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे समाज में गोत्र का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे डीएनए से है, जिससे हमारे पूरे शरीर का निर्धारण होता है। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर अपने विचार अवश्य कमेंट करें। नए दर्शक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय महाकाल।